Good morning students and my dear friends. Today is 23rd of January 2023, Monday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Recommended play speed for this video is 1.25x. Thought of the day is to achieve greatness, one should live as if they will never die. आज के मिंट पेपर की ये 10 न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये 6 न्यूज़ हेडलाइंस हैं और डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे 6 मिंट से और रिमेनिंग बिजनेस स्टैंडर्ड से। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। RBI टू अपील HC ऑर्डर ऑन येस बैंक AT1 बॉन्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो इस न्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। बेसिकली कुछ टाइम पहले RBI और येस बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिसीजन लिया था जहाँ पर जो एडिशनल टियर 1 AT1 बॉन्ड्स हैं, कुछ AT1 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने का डिसीजन लिया था रेगुलेटर यानी RBI और येस बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल करके। और ये डिसीजन क्यों लिया गया था? जस्ट टू सेव द लेंडर्स फ्रॉम कोलैप्सिंग अकॉर्डिंग टू द टू ऑफिशियल्स। तो जिस तरीके से येस बैंक में इनिशियली फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में तो आपको येस बैंक क्राइसिस के बारे में पता होगा। उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और येस बैंक एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर के डिसाइड किया था कि जो AT1 बॉन्ड्स हैं उनको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। मार्च 2020 में ये डिसीजन अप्रूव किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक का, जहां पर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक को परमिशन दी थी कि वो अपने AT1 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर सके, जिससे कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा सेव किया जा सके। और जैसे ही RBI ने इस डिसीजन को, इस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को अप्रूवल दिया, उसी के बाद से जो एग्रीव्ड बॉन्ड होल्डर्स थे जिनके पास ये AT1 बॉन्ड्स थे, उन्होंने इमीडिएटली कोर्ट में जाकर के RBI के इस डिसीजन को चैलेंज कर दिया था। और फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस डिसीजन को, उस रूलिंग को क्वैश कर दिया है या उस अप्रूवल को क्वैश कर दिया। इसका मतलब अब येस बैंक जो है वो अपने AT1 बॉन्ड्स को राइट ऑफ नहीं कर सकता। RBI का क्या टेक था इस पे? RBI का ये मानना था कि बैंक्स को कोलैप्स से बचाने के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए और डिपॉजिटर्स के जो पैसे हैं उनको बचाने के लिए AT1 बॉन्ड्स का रिटर्न ऑफ होना ज़रूरी था। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे AT1 बॉन्ड्स क्या है। AT1 बॉन्ड्स आर बेसिकली अनसिक्योर्ड बॉन्ड, इनको परपेचुइटी बॉन्ड्स भी बोलते हैं, जिनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। बेसिकली बैंक इन्हें कब यूज़ करते हैं? जब बैंक को अपना कैपिटल बेस इंक्रीज करना होता है और बेसल थर्ड के नॉर्म फॉलो करने पड़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेसल 3 देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट फॉर AT1 बॉन्ड्स एज वेल एज A2 बॉन्ड्स। दे आर वेरी रिस्की। AT1 बॉन्ड्स बहुत रिस्की बॉन्ड होते हैं। डेफिनेटली अगर रिस्की होते हैं तो इनमें जो रिटर्न होता है, रेट ऑफ रिटर्न, वो भी हाई होता है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि प्रॉबेबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट की इस रूलिंग को चैलेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये मानना है कि जो रिट पटिशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इशू करी है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली मेंटेनेबल। और अगर इस ऑर्डर को फॉलो किया गया तो इसका ह्यूज सेक्टोरल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इट मीन्स द इंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री विल बी इम्पैक्टेड बाय दिस रूलिंग ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। और RBI के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा राइट है, उसके पास पूरी पावर है कि उसका बोर्ड अगर चाहे तो किसी भी तरह के बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर सकता है। और इसीलिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग है दैट इज़ नॉट वैलिड, ऐसा मानना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो प्रॉबेबली ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ case in points. RBI is said to be of the view that administrator has all the right to write off the bonds. Central bank is also said to believe that writ petition is non-maintainable, non-executable. और इसके अलावा probably High Court ने जो बोला है that bonds could only be written off before the bank reconstruction. So these are the key points. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 जो कि मिंट के पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। यूनिफॉर्म GST ऑडिट्स फॉर easier compliance scrutiny on card.
रिसेंटली जिस तरीके से फ्रॉड के केस जीएसटी रेजिम में देखने को मिले हैं, उसके बाद से दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी ऑडिट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस अपकमिंग बजट में प्रॉबेबली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस बात पर एग्री हो जाए कि जो जीएसटी ऑडिट है ऑल अक्रॉस द कंट्री उसको यूनिफॉर्म कर दिया जाए। तो बेसिकली न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो काम कर रही हैं इन ऑर्डर टू मेक द जीएसटी ऑडिट यूनिफॉर्म ऑल अक्रॉस द कंट्री। और इसके बाद से जो जीएसटी कंप्लायंसेस है उसकी स्क्रूटनी और ज़्यादा आसान हो जाएगी, प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। जो फ्रॉड के केसेस हैं उनको और जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प मिलेगी। क्योंकि जीएसटी जब लाया गया तो उसका एक ही पर्पस था, that uniformity all across the indirect taxation regime in the entire country, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी की वजह से जो कंप्लायंसेस हैं वो इजी हो जाएंगे। बट हालांकि बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस और पेक्यूलरिटीज इंडिया में वो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं हो पाया। बट स्लोली गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी को यूनिफॉर्म बनाने के लिए काम कर रही है। और प्रॉबेबली इस अपकमिंग बजट में ऑडिटिंग पर वर्क किया जाएगा। तो जो न्यू ऑडिट फ्रेमवर्क होगा दैट विल प्रिस्क्राइब द कॉमन प्रिंसिपल दैट नीडेड टू बी फॉलोड बाय बोथ सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट ऑफिसर्स। तो ऐसे जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं जो कि जीएसटी ऑडिट में इन्वॉल्व हैं, उन सब को वो कॉमन प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे एज पर द रीसेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर ये इस बजट में अप्रूव हो जाता है तो इसी साल के लास्ट तक इस पर्टिकुलर न्यू जीएसटी ऑडिट मैनुअल को जीएसटी काउंसिल अप्रूव कर देगी और तभी ये इमीडिएटली इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये सारे जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, ये जो जीएसटी ऑफिशियल्स हैं, उनको वेरीफाई करने, किसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में कितने दूर तक वो जा सकते हैं, किसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए कितना डीप जा सकते हैं, कौन सा नेचर ऑफ गाइडलाइंस उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ऑडिटर्स के डिफाइन करेगा, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, पेक्यूलर इश्यूज़ हैं, ये प्रॉबेबली इस न्यू फ्रेमवर्क में क्लियरली डिफाइंड होंगे। तो रिफंड क्लेम्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, डिक्लेयर्ड सेल, amount of tax paid, mismatch in information, all these issues related to GST may be resolved in upcoming quarters. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 2 of Mint paper. That's to visit UAE for rupee dirham deal. तो इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे डिसीजन ले रही हैं। अब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास, वो यूएई जा रहे हैं, यूएई विजिट करने जा रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। उनका रीज़न क्या है इस विजिट का? टू थ्रैश आउट अ रुपी दिरहम ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम विद यूएई। अभी रिसेंटली इंडिया ने कुछ कंट्रीज़ के साथ रुपी बाईलेटरल ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम इनिशिएट किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन कंट्रीज़ के नाम बता सकते हैं। अब यूएई के साथ ये रुपी दिरहम ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम नेगोशिएट करने जा रहे हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। हालांकि बहुत सारे टेक्निकल राउंड के जो डिस्कशंस थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं दोनों ही कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स के बीच में। प्रॉबेबली ऐसा कहा जा रहा है कि दिस इज़ द फाइनल विजिट और फाइनल राउंड ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। और अगर ये रुपी दिरहम ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम फाइनलाइज हो जाता है तो ये जो नॉन डॉलर टर्म्स हैं फॉर नॉन ऑयल ट्रांजैक्शन, इनसे इनको स्टार्ट किया जाएगा। मतलब नॉन ऑयल ट्रांजैक्शन से जो बिजनेस डील्स हैं उनसे ये सिस्टम रुपी दिरहम का ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम इनिशिएट किया जाएगा। लेटर ऑन इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इनिशियली जो ये बाईलेटरल ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम था ये केवल ऐसे ही कंट्रीज़ के साथ था जो कि सैंक्शन जिन पे लगा हुआ था और इनके लिए एक स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किया गया था। बट नाउ गवर्नमेंट वांट दिस इंडियन रुपी टू बी मोर इंटरनेशनलाइज और इसीलिए अब जो ये इनिशिएटिव है ये ब्रॉड किया जा रहा है और अदर कंट्रीज़ के साथ भी इसको लेकर के नेगोशिएशन हो रहे हैं। अब देख लेते हैं मिंट की कुछ शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। गवर्नमेंट में अनाउंस यूनिवर्सल इंटरप्राइज आईडीज़ फॉर स्मॉल फर्म। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल इंटरप्राइज आईडी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रही है अपकमिंग बजट से और इसके लिए जो भी इंटरनल कमिटी है वो वर्क कर रही है। क्या पर्पस है इस यूनिवर्सल इंटरप्राइज आईडी सिस्टम का? बेसिकली जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, एमएसएमई सेक्टर है,
उसमें क्रेडिट को इंश्योर करने के लिए, उनकी क्रेडिट रेटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए ये यूनिवर्सल एंटरप्राइज आईसी सिस्टम यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है। तो बेसिकली इसके तहत एक बहुत ब्रॉड सिस्टम होगा क्रेडिट रेटिंग का, जहाँ पर एक इनिशियली एक स्मॉल ग्रुप बनाया जाएगा एमएसएमई का, और ये जो स्मॉल ग्रुप है ये बैंक से लोन लेंगे, एक बड़ा अमाउंट का लोन ले सकते हैं थ्रू अ सिंगल ट्रांजेक्शन, और लेटर ऑन ये जो अमाउंट है ये को लेंड किया जाएगा इनटू इट्स मेंबर्स। तो ये फिलहाल के लिए अभी ये डिस्कशन पर है ये प्रपोजल। Once it will be implemented, we will discuss in detail. Apart from it, credit rating agencies also expected to come up with the new model to assess the credit worthiness of these MSMEs. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IT startups may cut up to 20,000 jobs in next 6 months. रिसेंटली हमने बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी उनमें ले ऑफ देखने को मिला, और अब इंडिया अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो इंडियन आईटी सेक्टर में भी सेम ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया के जो आईटी सेक्टर है, जो स्टार्टअप्स हैं, वो आगे आने वाले 6 महीनों में अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से लेकर के 20,000 तक के जॉब कटिंग कर सकते हैं या लेड ऑफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में हमें एक ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि इंडियन आईटी और स्टार्टअप्स का ये कहना है कि दे आर गेटिंग द लो ऑर्डर फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। उनकी जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, वो लो हो गई है, जिसके बाद कि उन्हें हायरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, और अपार्ट फ्रॉम इट जो उनकी ऑलरेडी अवेलेबल वर्कफोर्स है उसकी कॉस्ट को भी वो बेयर नहीं कर पा रहे। तो प्रोबेबली अपकमिंग टाइम में आईटी और स्टार्टअप कंपनीज विल शेड देयर स्टाफ्स टू मैनेज द कॉस्ट, और हो सकता है कि ये अदर सेक्टर में भी ये सेम ट्रेंड हमें देखने को मिले, मे बी नॉट इन टर्म्स ऑफ ले ऑफ बट इन टर्म्स ऑफ हायरिंग और फ्रीज ऑन हायरिंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FM मे नॉट सेट असाइड फ्रेश कैपिटल फॉर PSBs। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अपकमिंग बजट में प्रॉबेबली गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कोई एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन का अनाउंसमेंट नहीं कर सकती। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये मानना है कि जो PSBs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। दे आर एबल टू अर्न द प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट ट्रैक करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन का प्रॉफिट अर्न किया है PSB ने। और जब दे आर अर्निंग वेल, दे आर डूइंग वेल, देयर फाइनेंशियल हेल्थ आर गुड, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन। क्योंकि अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, दैट इज मच अबव देन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अप्रॉक्सीमेटली 14 to 20% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है PSBs का। तो और इसी की वजह से जो गवर्नमेंट है उसका ये मानना है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश कैपिटल फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, रिकॉर्ड हॉट 2023 एल नीनो में एड फ्यूल टू इंडियाज क्लाइमेट क्राइसिस। तो बेसिकली इस न्यूज़ को कवर करने का हमारा एक ही पर्पस है कि हम थोड़ा सा एल नीनो के बारे में जान लें। जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, दे मस्ट बी नोइंग इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और यहाँ पर हमारा जो मेजर एग्रीकल्चर पोर्शन है वो रेनफॉल से इम्पैक्ट करता है। तो रेनफॉल कितनी होगी ये डिपेंड करता है सर्टन जियोग्राफिकल टर्म्स एल नीनो और ला नीनो। तो और अगर हम बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ देखें तो जो बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्लैनेट है वो इस बार 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का जो रिकॉर्ड है, जो थ्रेशोल्ड है, उसको क्रॉस कर देगा। इस बार जो प्लैनेट है वो 1.5 डिग्री ज़्यादा वार्म होगा, ज़्यादा हॉट होगा, और इसकी वजह से एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बहुत सारे कंट्रीज़ पर। हालांकि यहाँ पर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया के वेदर पैटर्न की बात कर रहे हैं। जो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसका इंडिया के मॉनसून पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा मानना है कि प्री इंडस्ट्रियल जो टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री का जो इंक्रीज़ इस साल होने वाला है, दैट विल इम्पैक्ट द रेन पैटर्न इन इंडिया, जिसकी वजह से जो मॉनसून वो एग्रीकल्चर है हमारी वो भी इम्पैक्ट करेगी। इस बार ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उसको देखते हुए जो क्लाइमेट साइंटिस्ट और जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज हैं उनका ये मानना है कि जो 1.5% वार्मिंग है उसके अलावा एल नीनो जो है वो और सिचुएशन को और ज़्यादा एग्जैजरेट कर देगा।
जिसकी वजह से इंडिया में कई सारे रीजन में हमें रेनफॉल में वेरिएशन देखने को मिलेगा। और ये भी मानना है कि प्रोबेबली कई सारे जो रीजन है वो ड्रॉट, फेड टू ड्रॉट लाइट सिचुएशंस में जा सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा कि फ्लड आ जाएगा, और कहीं पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होगा जिसकी वजह से ड्रॉट की सिचुएशन आएगी। और इसका इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इंडिया में आगे आने वाले टाइम में जो उसकी इकॉनमी है वो और ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। इस वजह से ये न्यूज़ बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर करी है। सो फीलिंग द हीट, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2009 to 2016. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, नॉट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर एक्चुअली। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा है 2022 इज द 5th वार्मेस्ट ईयर ऑन फ्रॉम 1901। और ऐसा कहा जा रहा है कि 23 भी जो है वो भी अब इस बार 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो रिकॉर्ड है वो पूरा कर लेगा प्री इंडस्ट्रियल एरा से जो टेम्परेचर है। तो प्रोबेबली ये साल भी और ज़्यादा हॉट होने वाला है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रेलवे लुक्स टू गेट अप ₹2 ट्रिलियन फ्रॉम फ्रेट ऑपरेशन इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो बजट प्रेजेंट होने वाला है। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो अपने फ्रेट रिवेन्यू प्रोजेक्शन को एक सब्सटेंशियल पुश दे रही है फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड। तो ऐसा कहा जाए कि जो नेशनल ट्रांसपोर्टर है, जो इंडियन रेलवे जिसको हम बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली एमिंग टू अर्न 1.822 ट्रिलियन इन ग्रॉस ट्रैफिक रिसीट GTR एज अ फ्रेट। तो सीनियर ऑफिशियल ने मिनिस्ट्री का बताया कि जो रेलवे है वो अपना जो फ्रेट ग्रोथ है वो 10% तक मेंटेन कर रही है सिंस लास्ट 2 फिस्कल ईयर, और यही सेम फिगर आगे आने वाले फिस्कल ईयर 2024 में भी मेंटेन करने की कोशिश करी जाएगी। मिनिस्ट्री ने जो टारगेट सेट किया है फ्रेट का वो अप्रॉक्सीमेटली 1475 MT का फ्रेट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए सेट किया गया था, और अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 1185 MT अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रेलवे कैरी कर चुका है, विच इज़ 8% मोर देन ईयर ऑन ईयर बेसिस। हालांकि Q3 में एक सडन डिप देखने को मिला था फ्रेट कैरियर में, जिसकी वजह से अक्टूबर और दिसंबर का जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था। But in spite of all that, Railway Ministry is anticipating the revenue bonanza for this year as well as for the upcoming year. तो revenue growth 16% से लेकर के 8% के बीच में anticipate करी जा रही है, और ये good news है Indian Railway के लिए और बजट के upcoming बजट के लिए भी। So this is the freight loading, freight revenue, net ton kilometers, and this is the freight volume and freight revenue in different quarters. अब देख लेते हैं some short news articles from Business Standard. Little to cheer for in Q3 early bird results. So early bird result Q3 के जो early birds Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के जो early birds results कॉर्पोरेट अर्निंग्स के पब्लिश हुए हैं। तो जो early bird results हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स के और रेवेन्यू ग्रोथ के, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर पिछले 10 क्वार्टर कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट में केवल 2.5% का इंक्रीज़ देखने को मिला है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले 10 क्वार्टर का सबसे कम इंक्रीज़ है प्रॉफिट में। तो अप्रॉक्सीमेटली जो नेट प्रॉफिट रहा है 225 अर्ली बर्ड कंपनीज ने जो पब्लिश किया उसके अकॉर्डिंग केवल 2.5% इंक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो Q3 के जो रिजल्ट्स हैं कंपनीज के वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल नहीं है एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड दिस न्यूज़। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, बजट में स्टीयर क्लियर ऑफ पॉपुलिस्ट मेजर्स। तो 2024 का जो यूनियन बजट है, तो जो अपकमिंग बजट है उसके लिए जो टॉप लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, दे आर वेरी क्लियर कि कितना GDP रखना है। तो GDP की जो रेंज रखी जा रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 6.5%, एंड दैट इज़ कंफर्टेबल इनफ टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करेगी ऐसा मानना है, बिकॉज टॉप पॉलिसी मेकर्स आर कंफर्टेबल विद दिस रेंज ऑफ ग्रोथ, दैट इज 6 to 6.5% ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 24। और इसके अलावा जो रियलिस्टिक अप्रोच है गवर्नमेंट वो ज़्यादा अडॉप्ट करेगी
गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन पर फोकस करेगी। बजट इस बार फोकस करेगा इन्वेस्टमेंट और वेलफेयर स्कीम्स के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अलावा जो रिसेशन कंट्रीज फेस कर रही हैं, विटनेस कर रही हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसका इम्पैक्ट इंडिया पर कैसे पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही बजट को सेट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, गवर्नमेंट का फोकस इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट पर भी रहेगा आगे आने वाले बजट में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FPIs पुल आउट ₹15K करोड़ फ्रॉम इक्विटीज इन जैन सो फॉर। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का जो वर्थ का इक्विटी है वो पुल ऑफ किया, या बोल सकते हैं 15,000 करोड़ की इक्विटी सेल करी है इंडियन मार्केट में। रीजन बिहाइंड दिस, यूएस की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा रही, जिसकी वजह से वहाँ इंटरेस्ट रेट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, चाइनीज़ मार्केट में कुछ और ज़्यादा अट्रैक्टिव एवेन्यूज़ या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली, जिसकी वजह से इंडिया के इकोनॉमीज, इंडियन मार्केट से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे टर्न बायर्ड इन द लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन। तो जनवरी में अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का सेलिंग देखने को मिली है फॉरेन पोर्टफोलियो FPIs के इन्वेस्टमेंट में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फ्लोज इनटू गोल्ड ETF plumbed 90% in 2022. ETF stands for Exchange Traded फंड्स। तो एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसको हम गोल्ड ETF भी बोलते हैं, उसमें 90% इंक्रीज, उसके इन्वेस्टमेंट में 90% इंक्रीज देखने को मिला है 2022 में। तो अप्रॉक्सीमेटली 460 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें गोल्ड ETF में देखने को मिला है इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर। रीजन बिहाइंड, ड्यू टू द राइजिंग प्राइस ऑफ येलो मेटल एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर कपल्ड विद द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से जो गोल्ड रहा वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू रहा इस पर्टिकुलर ईयर में। और हम सभी जानते हैं वैसे भी इंडिया में गोल्ड को लेकर के एक स्पेशल अफेक्शन है। और इस अगर ईयर की बात करें, जो ईयर निकल गया है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 460 करोड़ का प्लंज हमें देखने को मिला गोल्ड ETF में। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.